हूं मुकेश मानव। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद आ पहुंची है। शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहांपुर से हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा जी हैं। मैं सर बातचीत करना चाहता हूं उनसे। सर क्या नाम है आपका? इंट्रोडक्शन दें। हरिप्रकाश वर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शाहजहांपुर। अच्छा, तो सर आप राजनीति में कब से हैं? मैं छात्र जीवन से ही राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वर्ष 1999 से काम करना शुरू किया। पूर्णकालिक के नाते बिजनौर, अमरोहा, मेरठ इन जिलों में काम करना हुआ। उसके बाद शाहजहांपुर वापस आने के बाद वर्ष 2009 से मैं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी रही और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के बाद ज़िले के महामंत्री की जिम्मेदारी रही। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 6 क्षेत्रों में भाजपा को बांटा है संगठन की दृष्टि से। तो उसमें एक बृहद क्षेत्र आता है अपना, उस क्षेत्र के महामंत्री की जिम्मेदारी रही। इस बार पार्टी के निर्देश पर जनपद शाहजहांपुर का काम देख रहा हूँ। तो सर कभी कोई चुनाव लड़ा आपने क्या? ये चुनाव नहीं लड़ा अभी। अच्छा, व्यवसाय सर क्या है आपका? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और अपनी पैतृक ज़मीन जो है हमारे पास खेती की, साथ में खेती का काम भी करता हूँ। खेती करते हैं। तो सर खेती से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे एक तब करता हूँ। जैसे अगर आप देख रहे होंगे जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है, उसके बारे में आपको परिचय है? जी। तो क्या लग रहा है आपको, जो आपके भाजपा सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित के? किसान तो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, किसान कहीं आंदोलन नहीं कर रहे हैं जी। कुछ लोगों ने, जिनको लगता है कि मोदी जी के लगातार निर्णयों से वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं या उनसे संबंधित लोग सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे लोगों के बहकावे पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि किसान कानून में, इससे पहले किसान कानून से पहले एक सीए का कानून आया, उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ। लोगों ने कहा लोगों को देश से निकाल दिया जाएगा, उनकी नागरिकता समाप्त हो गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। और आप, एक सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि चुनी हुई सरकार को, जिस सरकार को इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ चुना है, उसको बार बार फेस करना पड़ता है, जनता के बीच में जाके बताना पड़ता है कि आपने जो निर्णय लिया है हमें चुनकर वो ठीक है। आप देखिए, सीए के समर्थन में हमें रैलियां करनी पड़ी, हमें सीए के समर्थन में आम जनमानस को ये बात बतानी पड़ी कि सीए का कानून हम ठीक लाए हैं। उसी तरीके से किसान आंदोलन जब लोगों ने शुरू किया, इन्हें पता है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इनको ये बात मालूम है कि किसान कानून वापस नहीं होने वाला, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है कि इस किसान कानून को लंबे समय तक लिंगर ऑन रखो ताकि मोदी जी देश में कोई और अच्छे कानून ना ले आएँ। जिस तरीके से सीए के कानून को लगातार प्रदर्शन के माध्यम से इन्होंने डिले किया, इसलिए किसान कानून आने में देरी हुई। अगर ये किसान कानून का प्रदर्शन ना करते, इस तरीके से इसको रोकने का प्रयास ना करते, तो मुझे लगता है अब तक मोदी जी देश में कुछ और अच्छे कानून ला सकते थे। क्या सर लग रहा है आपको ये कानून जो है कृषि के खिलाफ है या कृषि के मुताबिक किसानों के हित के कानून है? देखिए, हमारी सरकार जो देश की जनता के द्वारा चुनी हुई है, वो लगातार देश के किसानों का। तो इतने सारे किसान फिर सड़कों पर सर क्यों बैठे? देखिए, तो वापस चले जाना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा सीए में भी इसी तरीके से लोग शाहीन बाग में बैठे थे, वापस चले गए। तो किसानों, विपक्ष गुमराह करके कुछ लोगों को बैठाले हुए है, बाकी मैंने अभी आपको जाके देखा है। अच्छा, एक सर, इस वक्त आप देख रहे होंगे जो कोरोना काल चल रहा है जी। मैं शाहजहांपुर की अगर बात करूं पर्टिकुलर, तो मुझे लग रहा है कि शाहजहांपुर में आए दिन वीडियो मेडिकल कॉलेज आते रहते हैं। कभी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कभी बेड नहीं मिल रहा। यहाँ का द्वार नेता माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, यहाँ पे मंत्री भी हैं। तो उसके बाद भी आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या आप लोग काम कर रहे हैं इस पर? क्यों इस पर प्रशासन जो है सोता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं बेबाक बोलने वाला आदमी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत राजनीति नहीं आती जी। मैं तो सेवा के क्षेत्र को मानकर राजनीति में आया हूँ। देखिए, माननीय खन्ना जी जितना प्रयास कर सकते हैं मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं जी। और ऑक्सीजन और बेड की बात अगर आप करें जी, तो मैंने कई बार देखा है कि वास्तव में इतने ज़्यादा मरीज आ रहे हैं कि जिला अस्पताल में बेड नहीं है। उसके बाद हमारे डॉक्टरों ने, हमारे प्रशासन ने
हर संभव प्रयास किया कि मरीजों का इलाज हो। तो कई बार ज़मीन पर अगर मरीज़ बैठा या स्ट्रेचर पर है, बेड नहीं है, अगर स्ट्रेचर पर है, उसका इलाज शुरू कर दिया गया है, तो इसको भी लोग तूल दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं, लोगों को संकल्पबद्ध हैं इस बात के लिए कि उनको इलाज देना चाहिए, चाहे वो बेड पर दें, चाहे ज़मीन पर दें। अगर बेड कोई खाली पड़ा है, उसके बाद स्ट्रेचर पर इलाज हो रहा है, तो ये गलत है। लेकिन बेड अगर फुल हैं, फिर स्ट्रेचर पर इलाज हो रहा है, तो ये सही बात है। नहीं तो सर, खन्ना जी के पास तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास ही है, उनको तो सर यहाँ व्यवस्था पहले सॉलिड पता है आपको। कोरोना 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उस पर आपने पहले से तैयारी क्यों नहीं करी? देखिए, हमारी सरकार ने पहले से तैयारी की, लेकिन बीच में ऐसा लगने लगा था कि कोरोना अब समाप्ति की ओर है, लेकिन ये दूसरी लहर बहुत तेज़ी से आई। इसमें लगातार ये संभावना सरकार को भी नहीं लग रही थी, आम जनमानस को भी नहीं लग रही थी कि इतनी बड़ी तेज़ी से फिर वापसी होगी। तो उसके बाद भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था लोगों को मिले, अच्छे लोगों को साधन मिले। सरकार संकल्पबद्ध है और अधिकारियों में कुछ अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, उनकी सूचनाएं सारी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही हैं, उस पर कार्रवाई भी होगी। सर, एक सवाल आपके स्वास्थ्य विभाग से और जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी मुझे जो सूचना मिली है वो एक शाहजहाँपुर एक डॉक्टर हैं आपके चिकित्सालय में है, उन्होंने, डॉक्टर अनिल राज हैं, उन्होंने जो दवाई का एक मेडिकल स्टोर अपने साले साहब को खोला रखा था। जो दवाई 100 रुपये की है, वहाँ कुछ ज़्यादा रुपये की मिल रही है, ऐसा कुछ मामला है? जी हाँ, ये संज्ञान में मेरे अभी सोमवार के दिन जी मेरे पास कुछ लोग आए थे। जी। उन्होंने कहा कि हमारा मरीज़ 15 दिन से अस्पताल में एडमिट है, और एक डॉक्टर अनिल राज जो हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर चले जाओ और बेड नंबर बता दो कि मेरा बेड नंबर इतना है, डॉक्टर अनिल राज देख रहे हैं, वहाँ से आप पेमेंट जमा कराओ, दवाई मेरे बेड पर आ जाएगी, उस बेड पे आ जाएगी। तो ये सूचना जब मिली तो उसने बताया कि मैं 15 दिन से दवाई ले रहा हूँ लगातार, और उसके किसी रिश्तेदार के आने के बाद उसने दूसरे मेडिकल स्टोर से दवाई ली, तो जो 7,000 की दवाई आ रही थी वो 1100 रुपये की दूसरी जगह से मिली। तो डॉक्टर अनिल राज ने उनके साथ अभद्रता की और ये कहा कि अपना मरीज़ ले जाओ, इसे मैं अब नहीं ठीक कर पाऊँगा। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने जिलाधिकारी से बात की, मैं जिलाधिकारी के पास गया, मैंने कहा इसकी निष्पक्ष जाँच आप करा लीजिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ जिलाधिकारी महोदय का और अपनी सरकार का कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और जाँच कराई। तो पाया गया कि उस मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर अनिल राज का बेटा और साला बैठकर उसका संचालन कर रहा था, और जो कि पूरी तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे थे। तो उनके खिलाफ FIR लिखी गई, एक और दूसरी FIR भी लिखी गई, कुछ लोगों ने दी। इसके बाद भी कई लोग मेरे संपर्क में आए हैं जो कह रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें लग रहा है कि उनके साथ न्याय होगा, तो वो FIR कराना चाहते हैं। तो ये कितने शर्म की बात है, जहाँ कोरोना काल चल रहा, लोग एक दूसरे की मदद के लिए हाथ फैलाते हैं, वहीं डॉक्टर अनिल राज जो जिलाध्यक्ष का कहना ये है कि जो 7,000 रुपये की जो दवाई है वो दूसरे मेडिकल स्टोर से 1100 रुपये की मिली है। ये कितने शर्म की बात है कि 6900 रुपये एक डॉक्टर का कितना हाई कमीशन लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से प्राप्त होता था, जो कि उनके साले और उनके बेटे मिलकर के ही चलाते थे। तो सर, अभी और उसमें क्या कार्रवाई हुई, अरेस्टिंग हुई है किसी की? हाँ, या आगे होने वाली? आज जानकारी मुझे मिली है, अभी ठोस जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मुझे जानकारी में आया है कि मेडिकल स्टोर संचालक जो डॉक्टर अनिल राज का साला है उसकी गिरफ्तारी हुई है। और मैं शाम को आज समय लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा भी कि हर स्तर पर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष कोई जेल ना जाए, लेकिन दोषी के खिलाफ जरूर कार्रवाई हो, तो कि ताकि लोग सबक ले सकें कि भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल सही बात। तो जैसे कि जिलाध्यक्ष थे, समाज सेवक हैं, अच्छे लोगों की सेवा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, रात दिन तत्पर रहते हैं कोरोना काल में। इससे पहले भी मैंने देखा और सुना भी है यहाँ के लोगों के माध्यम से। सर, अभी एक सवाल मेरा आपसे, और अभी मैंने आपके शाहजहाँपुर का जो भ्रमण किया है, अभी आपके यहाँ जो पंचायत चुनाव हैं उसके जो नतीजे आए हैं वो बेहद शर्मनाक क्यों? देखिए, हमने 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। शाहजहाँपुर में भारतीय जनता पार्टी महानगर होने के नाते महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमारे सहयोगी अरुण गुप्ता जी के पास है, और 2 विधानसभाओं का काम ददरोल और नगर का वो देख रहे हैं। तो 13 सीटें उनके पास आती थीं उनके नेतृत्व में, और जो 34 सीटें थीं जिले में, जो जिलाध्यक्ष होने के नाते प्रत्यक्ष जिम्मेदारी हमारी जिनकी है, उन 34 पर हमने 3400 पर प्रत्याशी उतारे, और उसमें से 10 प्रत्याशी हमारे जीते हैं, और 10 प्रत्याशी हमारे बहुत कम अंतर से 200 से लेकर 500 के अंतर से हार गए।
तो ये क्या लग रहा है आपको, कहीं बीजेपी खेमे में कहीं गड़बड़ी नजर आई? नहीं, प्रत्याशी थे जिनको टिकट चाहिए था, उनको टिकट आपने नहीं दिया। हाँ, ऐसे लोग भी आपके विपरीत आए? हाँ, ऐसा भी हुआ है जी। जो लोग टिकट मांग रहे थे, जिनको हम टिकट नहीं दे पाए, उसमें से भी 4 प्रत्याशी हमारे जीते हैं। जिनको हमने टिकट नहीं दे पाए थे वो बागी होकर लड़ गए और वो 4 प्रत्याशी जीत कर आए, लेकिन वो चारों हमारे संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी आस्था है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो क्या लग रहा है आपको आगे, अब जो सबसे मेन पद है आपका जिला पंचायत अध्यक्ष पद का, तो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार क्या अभी आपने डिसाइड किया है या उन्हीं प्रत्याशियों में से किसी से कोई बात हुई है? नहीं, हाईकमान ने कुछ अभी कंफर्मेशन दिया है आप लोगों को? नहीं, अभी इस पर कोई बैठक नहीं हुई है, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुखी का चुनाव है वो संभावना है कोरोना की वजह से कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है। और इस पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जैसे ही हमारी बैठक होगी तो अग्रिम रणनीति क्या होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा। सर, जब पंचायत चुनाव हो रहा था, जब लोग वोट डाल रहे हैं, तब भीड़ लाइन लगाकर वोट डाल रहे थे, तब कोरोना नहीं फैल रहा था। अब सरकार ने इस पर रोक क्यों लगा दी? कहीं कोई अंदर घात कोई बात तो नहीं चल रही, कोई सेटिंग बिठाने की ऐसे, क्योंकि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, लोग मुझे जो बताते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जैसा कि आपने ठीक कहा है कि कोरोना का बड़ा संक्रमण चल रहा था, पंचायत नहीं, पंचायत चुनाव की बात हुई, हम लोगों ने भी बात की, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की और अपने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया कि ये चुनाव टाला जा सकता हो। तो उस पर संज्ञान में आया कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमको एक गाइडलाइन जारी की थी कि इतने दिन में आपको चुनाव कराना है। और इसके बाद सरकार उस समय भी यही चाहती थी कि चुनाव टाल दिया जाए, लेकिन उच्च न्यायालय का निर्देश था। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सर्वोच्च न्यायालय में भी कुछ लोगों ने पिटीशन की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि नहीं, चुनावी प्रक्रिया को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि निर्वाचन के हाथ में चली गई है, वो निर्वाचन आयोग के हाथ में। तो हमारी सरकार तो उस समय भी चाहती थी कि ये चुनाव टल जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानना हम लोगों की और हमारी सरकार की बाध्यता भी होती है। अभी सर, जो जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हैं और ब्लॉक प्रमुखी के, फिर इसमें तो गिने चुने लोगों को सिर्फ वोट पड़ते हैं। 40 से 50, 47 बताया, जैसे कि आपने शाहजहाँपुर में जिला पंचायत सदस्य हैं। बाकी ब्लॉक प्रमुखी के जो चुनाव होता है वीडीसी के गिने चुने लोग होते हैं, उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं कोरोना फैलता। देखिए, अब बहुत तेज़ी से संक्रमण बढ़ चुका था, बहुत इसका भयावह स्थिति सरकार से लेकर कोर्ट तक सारे लोग देख चुके थे। मुझे लगता है कि यही सारे परिदृश्य देखने के बाद ये निर्णय लिया गया है। अच्छा सर, आप देख रहे होंगे कि जैसे अभी गोरखपुर से एक वीडियो सामने आया था, जानकारी होगी, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। वहाँ पे मैंने देखा लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा, पीठ पे लाद के ले जा रहे हैं और उनको एडमिट करा रहे हैं। उससे एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ का बांध हो रहा है। ये ऐसी सर कमियाँ क्यों? देखिए, अभी आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, कोरोना का जो पिछला अटैक आया था उसमें अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देशों में हम लोगों ने टेलीविज़न के माध्यम से देखा, सड़क के किनारे इलाज हो रहा है, रोड पर डिवाइडर पर पेशेंटों का इलाज हो रहा है। जो इतने समृद्धशाली देश हैं, जहाँ की चिकित्सा व्यवस्थाएं अपने आप में एक मॉडल हैं, वहाँ भी सड़क के किनारे इलाज करने की आवश्यकता हुई। लेकिन हमारी सरकार पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है कि प्रत्येक मरीज को समुचित सुविधाएं मिलें और उनका पूरा इलाज हो, इलाज के अभाव में एक भी मौत ना हो। वो एक सर सवाल और जुड़ा हुआ आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी पंचायत वहाँ पे जो बंगाल में चुनाव था, वहाँ पे आपकी पूरी टीम, बीजेपी का पूरा जितना कुनबा था वो सारा का सारा आपने लगा दिया कि ममता जी को चुनाव हराना है, लेकिन आप लोग वहाँ विफल रहे, ऐसा क्यों? देखिए, क्या लग रहा है आपको? बंगाल में हमारे पास सिर्फ 2 सीटें थीं जी, आज हमारी 80 से ऊपर सीटें हैं जी। बंगाल में सारा विपक्ष एक होकर जी, सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए पूरा अपना गठजोड़ कर लिया। लेकिन नैतिकता में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है वहाँ पर भी, क्योंकि 2 सीटों से हम 80 सीटों पर पहुँचे हैं। नहीं, हाँ, सीटें तो सर आपकी प्लस हुई हैं, लेकिन आप पूरा प्लान कर रहे थे कि नहीं सरकार मेरी बनेगी, 200 सीट हम पार करेंगे, ऐसा मीडिया भी सर्वे कर रही थी, लेकिन आप उसमें विफल रहे। इसमें आप कहीं मानते हैं कि जो किसान आंदोलन था या जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ है? देखिए, किसान आंदोलन का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि किसानों के बीच में खुशी है। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया है। सबसे बड़ी बात थी, बंगाल में जो किसान सम्मान निधि है
वो ममता जी उसको किसानों तक नहीं पहुंचाने देना चाहती हैं। माननीय मोदी जी ने इस बात को चुनाव में भी कोट किया था कि हम पैसा देना चाहते हैं, ममता जी किसानों तक वो पैसा नहीं पहुंचाना चाहती हैं। देखिए, ममता जी का बड़ा राजनीतिक कैरियर है, 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से वो अपने किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित कर रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा, ये मेरे साथ हरिप्रकाश वर्मा जी थे, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, बहुत ही बढ़िया और दिग्गज नेता रहे, छात्र नेतृत्व करते हुए आज यहाँ पर ये पहुँचे हैं। ये बड़े ही अच्छे शख्स हैं, मैंने देखा है बहुत सारी समाज सेवा में। तो मैंने इनसे जो भी सवाल किए, जैसे कि शाहजहाँपुर के जिला अस्पताल का जो मैटर हो, डॉक्टर अनिल नीरज का ये सामने आया, उन्होंने उसके खिलाफ FIR कराई और उनके साले साहब की आज अरेस्टिंग भी हो गई, आगे और कानूनी कार्रवाई होगी। तो इनका कहना ऐसा है कि मेरे पास कोई भी यदि पीड़ित पक्ष किसी भी प्रकार से आता है, मैं उसको चाहता हूं कि अगर वो दोषी है तो उसको जेल जरूर भेजना चाहिए, और निर्दोष है तो जेल नहीं जाना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।